जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू विल जयस अकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीसी प्रिपरेशंस। सॉरी फॉर स्टरडे, थोड़ी सी व्यस्तता ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से कल ये वीडियो नहीं आ पाया था। लेकिन कल और आज का सारी चीज़ें इसमें समअप हैं। एडिटोरियल विथ करंट अफेयर। एक अभी इंटरव्यू मैं देख रहा था, वहाँ से हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं और ये यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी और अपने लिए भी है। इसको देख लेते हैं। धोनी से जब ये पूछा गया कि वो अपनी ज़िंदगी में इतने प्रेशर्स के समय कैसे अपने आप को हैंडल करते हैं, तो उन्होंने ये बात कही कि कॉन्फिडेंट पर्सन जो होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है एक टैलेंटेड पर्सन से। और रीज़न बीइंग कि वो टैलेंटेड पर्सन हमेशा अपने आप को क्वेश्चन करता रहेगा और इसकी वजह से वो कभी 100% परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो फोकस नहीं हो पाएगा कि अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर अपने आप को रखा जाए। और उन्होंने कहा कि इस चीज़ को मैंने देखा रामायणा के अंदर, जो हनुमान जी का जो किरदार है, स्पेशली जब वो लंका जा रहे होते वहाँ से, ये हमारी ज़िंदगी में भी हो रहा होता है। चाहे हमारा प्रीलिम्स आ रहा हो, चाहे हम मेंस की फेज़ में खड़े हों, इंटरव्यू दे रहे हों, रिजल्ट वेटेड हो, लाइफ में भी हम ऐसी चीज़ों के साथ जूझ रहे होते हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं आज के पहले आर्टिकल के साथ। कल का और आज का देखिए, दोनों चीज़ें मैंने, ये आज की न्यूज़पेपर कटिंग है और ये कल की है। हुआ ये है कि कल की जो न्यूज़ आई थी उसमें ईरान के अंदर जो ईरान के एक सेकंड लेवल के जो सुप्रीम लीडर थे, जनरल कासिम सुलेमानी, उनकी जो डेथ एनिवर्सरी थी उसको लेके वहाँ जो करमान एक प्रोविंस है, वहाँ लोग इकट्ठा हुए थे। जो इनकी जहाँ इनकी कब्र बनाई गई है उसी में 2 ब्लास्ट होता है और इसमें 100+ लोग, कल न्यूज़ आ रही थी, आज ऑफिशियल तरीके से ईरान ने कहा है कि 84 पीपल जो है वो उनकी डेथ हुई है। ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल इशू था। रीज़न की आप देख रहे हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट में कितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है और ईरान एक तरीके से बैक एंड कर रहा है। अब ईरान के ऊपर अटैक करना बड़ा सीधा वॉर की सिचुएशन है। जैसे इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था, वैसे ही ये कयास लगाए जा रहे थे, ये चैलेंज क्रिएट हो गया था वर्ल्ड ऑर्डर में कि हो सकता है कि ईरान अब फुल फ्रंट वॉर जो है वो ओपन कर दे। लेकिन चीज़ें जो हैं वो न्यूट्रल हुई। इसकी जो जिम्मेदारी थी वो ISIS ने ले ली। अब यहाँ जो सेक्ट फैक्टर है मुस्लिम कम्युनिटी का, वो काम करता है। ISIS जो है वो सुन्नी को मानते हैं, तो वो दुनिया में जहाँ इस्लाम की बात करेंगे तो वो शिया या और भी जो सेक्ट है उनको नहीं मानते। और इसी वजह से ये ब्लास्ट हुआ। उन लोगों ने, ये टेररिस्ट ग्रुप है जिसने जान ली। कल अमेरिका ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया था कि हमारे साइड से कोई अटैक नहीं किया गया, कोई ड्रोन अटैक नहीं है। सेकंड वन, इजराइल भी इसमें कोई इन्वॉल्वेशन नहीं इसमें देखने को मिल रही है। अगर ये बात प्रूफ हो जाती तो ये कंफर्म था कि जो वेस्टर्न कंट्री है और जो इजराइल है, ये अपने ऊपर एक तरीके से सुसाइडल एक्टिविटी मानी जाती और इजराइल के ऊपर ईरान अटैक कर सकता था और ये वॉर यही नहीं रुकती। द चैलेंज इज कि वर्ल्ड ऑर्डर में ये वॉर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाती, क्योंकि ईरान के पास बैकिंग है चाइना और रसिया की और इजराइल के पास बैकिंग है USA और वेस्टर्न कंट्री की। उस सिचुएशंस में हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी एक चैलेंज क्रिएट होता कि हम कैसे इस सिचुएशन को देखते, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ता। और इसी को देखते हुए इंडिया के जो कॉन्वॉय हैं उन्होंने भी, ये देखिए आज की न्यूज़ है, ये मैंने एक ही जगह सारी न्यूज़ को अटैच कर दिया है। उन्होंने इस बात को लेके काफ़ी खेद प्रकट किया है, शॉक हुए हैं कि ऐसी सिचुएशन कैसे क्रिएट हो गई और ये बहुत ही दुखद बात है। ये बात उन्होंने कही है। इंडिया ने से ये भी कहा हुआ है कि ये इनह्यूमन एक्टिविटी है, हीनियस क्राइम है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। इस अटैक में 211 पर्सन जो हैं इंजर्ड भी हुए हैं। तो अब ईरान की जो कंट्रोवर्सी है फिलहाल एक्सलेट नहीं होने वाली, लेकिन हाँ, चैलेंज जो है वो क्रिएट हो गया था। ये हमारा इंटरव्यू गाइडेड प्रोग्राम बाइलिंगुअल अवेलेबल है और फाइनल फेज़ की तैयारी में है, तो किसी भी तरीके की आप अपने आप को लूज़ मत करिए। लास्ट में चीज़ें
आप पहुंचने वाले होते हैं तो पूरा एफर्ट डालिए, पूरा फोकस रहिए। डेफ से रिलेटेड कोई कंसर्न हो आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो सीट एलोकेशन है वो कर लीजिए। हमारे जो फॉर्मर मेंबर होंगे वो फॉर्मर यूपीएससी मेंबर ही, बोर्ड मेंबर ही होने वाले हैं, तो आपके लिए काफ़ी रिलेवेंट होगा ये इंटरव्यू सेशन। नेक्स्ट टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हिडेनबर्ग रिपोर्ट थी उसको लेके जो अडानी के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्रिएट किया गया था, उससे रिलेटेड कल सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया। और प्राइमा फेसिया वो कहते हैं कि जो सेबी की स्टेटमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी की जो बातें हैं उससे ये निकल के सामने आ रहा है कि सेबी की तरफ से कोई इसमें गड़बड़ी नहीं हुई है। और दूसरी बात कि हिडेनबर्ग की रिपोर्ट को मान के हम कोई ऐसा डिसीजन हम उसी बहुत ऑथेंटिक नहीं मान सकते, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं मानी गई है। एक बात इन्होंने ये भी कही है कि जो पीआईएल का यूज़ है वो सोच समझ के किया जाना चाहिए। देखिए 5 साल पहले ऐसे वर्डिक्ट आए थे जब पीआईएल को लेकर क्वेश्चन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और फिर अब पीआईएल को लेकर क्वेश्चन किया जा रहा है। यूपीएससी के लिए अब 2 वर्ड आपका पीआईएल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और साथ में यहाँ सेबी से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो पीआईएल के लिए कभी डिस्कशन और रखेंगे। सेबी से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने यहाँ आपकी अटैच कर दी हैं, थोड़ा सा एफर्ट डाल लीजिएगा और खुद से इसे एक बार देख लीजिएगा। आज के हिंदू की ये कल की न्यूज़ है, आज के हिंदू में एक एडिटोरियल भी है और वो इसी वर्डिक्ट से रिलेटेड है। राइटर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सेबी को इस तरीके से सेल नहीं प्रोवाइड करना चाहिए था, क्योंकि अगर कोर्ट जो जस्टिस है अगर वो कॉमन लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा तो फिर उन्हें जस्टिस मिलेगा कहाँ से। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 46 पेज का जो ऑर्डर आया है, जिसकी जो बेंच बनाई गई थी जिसको हेड कर रहे थे हमारे सीजीआई, इसमें सेबी के ऊपर और हमें लगाम लगाने की ज़रूरत है और इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है कि जो ऑब्लिगेशंस लगाए गए थे कि जो शॉर्ट टर्म के लिए मनी कंपनी बनाई गई, सेल कंपनियों का जो कॉन्सेप्ट आता है, जो पैसा रोटेट किया गया, तो सेबी की इन्वॉल्वमेंट उसमें क्या है। और ये ज़रूरी है कि जो रेगुलेटरी जो पॉलिसीज़ है, जो बॉडीज़ हैं, इनके ऊपर और लगाम लगाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से सेबी को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सेबी के ऊपर और क्वेश्चन करने की ज़रूरत थी, ताकि हमको ये समझ में आता है कि जो ये सिचुएशंस क्रिएट हुई, जो हमें ये दिख रहा है कि जो डेलिबरेटरी इनएक्शंस जो दिख रहा है सेबी का, ये क्यों आया, और जो मैटर ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करें तो जो ऑब्लिगेशन डाली गई उसको लेके सेबी ने क्या क्या बातें करी, उसको लेके कैसे मीन्स वो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेबी ने उसके ऊपर क्या क्या एक्शन लिए, ये बात वो जानना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि सेबी और लार्जर तरीके से इस सिचुएशन को देखती तो ज़्यादा बेहतर होता। यही बात इन्होंने इसमें कही हुई है और इन्होंने जुडिशरी के वर्क के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क किया हुआ है कि जुडिशरी को इस चीज़ को देखना चाहिए। जुडिशरी को पॉलिसी मेकर की तरह रोल नहीं प्ले करना चाहिए। जुडिशरी को इंडिकेशंस पॉलिसी डिज़ाइन के लिए एक इंडिकेशंस देना चाहिए, एक वे फॉरवर्ड बताने की ज़रूरत थी। ये बात इन्होंने इसमें कही हुई है। ये कल की एक न्यूज़ है कि जिसमें अपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सीजीआई कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी की खूबसूरती तब तक है जब जुडिशरी और एक्सिक्यूटिव अपनी बाउंड्री लाइन को समझें और वो दोनों एक दूसरे के वर्क के अंदर इंटरफेयर ना करें। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाई कोर्ट के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर बहुत अलग अलग तरीके, आपने भी यूट्यूब पे देखा होगा, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के ऊपर, उनके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, उनके जो ड्रेस कोड उनके ड्रेस कोड को लेके कईयों बार हाई कोर्ट के जजेस बोलते हैं उन्हें वो मतलब एक तरीके से अब ये शो कर सुपरमेसी वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ देखिए बिलाइट ऑफिशियल्स के बारे में इन्होंने कहा हुआ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए जजेस को। और दूसरी कि
अचानक से कोई समन जारी करके तुरंत अपीयर होने के लिए कोर्ट में नहीं कह देना चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि इसमें, तो ये चीज़ें उन्होंने कही, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि इम्परर की तरह समन नहीं डालने की ज़रूरत है। इट मीन्स कि होता ये है कि कोर्ट के अंदर कोई केस आया, पर्टिकुलर अथॉरिटी, तो अथॉरिटी के अंदर कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट होगा और उसको सीधे समन कर दिया जाता है। अब वो सारा काम छोड़ के खड़ा रहता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क किया गया। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। स्टैंड, वो आके स्टैंड करे कुछ देर के लिए, फिर वो बैठ जाए। जब तक हियरिंग चल रही है तब तक उनको खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इस लाइन को मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट ने। कहने का कि जो डायमेंशन है उसमें ये बात कही जा रही है कि अगर एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगा या वो प्रेशर में काम करेगा, है ना, जुडिशियल के ऊपर भी वो प्रेशर में काम करेगा, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा और उससे ओवरऑल सिस्टम जो है वो इम्पैक्ट होगा। जो गवर्नमेंट का मॉडल है वो कहीं ना कहीं वो सफ़र करेगा। इसको हमें सफ़र नहीं करने देना है, ये बात इन्होंने कही हुई है। और स्पेशली कहा हुआ है कि इनकेस ये भी बात अगर दिख रही है कि आपको कंटेम्प्ट भी करना है, तो कंटेम्प्ट करने का भी तरीका ये है कि आप पहले उनको नोटिस दीजिए। नोटिस के साथ अगर पॉसिबल हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। उसके बाद भी अगर लग रहा हो तब उनको फिजिकल अपीयर के लिए कोर्ट में आप उनको बुलाइए। तो इतने एक्सटेंसिव तरीके से पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। कुछ दिन पहले बात कही थी लेकिन इतने ज़्यादा एलैबोरेटिव मैनर में नहीं कही थी, और ये बेहतर है क्योंकि चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है। सबके अपने वर्क जो है वो उसमें वो डिवाइड किया गया है, तो वो उसको हमें क्रॉस नहीं करने की ज़रूरत है। ये एक बेहतर डिसीजन है। ये पॉलिटी में भी आप इसी से यूज़ कर सकते हैं और एथिक्स में भी आप इस बात को रख सकते हैं। साइबर क्राइम इंडिया में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक कल की न्यूज़ और आज की न्यूज़ दोनों मैंने यहाँ क्लब कर दी है। देखिए, G20 जब हुआ था तो G20 के ऊपर 16 लाख साइबर अटैक पर मिनट हो रहे थे। ये एक बहुत ह्यूज आंकड़ा है अगर आप इसे देखें। इसके जो CEO हैं उन्होंने ये बात कही है, इंडियन साइबर क्राइम के लिए जो CEO बनाए गए थे उन्होंने उस समय ये बात कही है कि G20 के समय हम पर मिनट 16 लाख अटैक देख रहे थे, और ये जो अटैक थे ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल सर्विसेज अटैक थे। तो अभी हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ये बात कही है। इंडियन साइबर सिक्योरिटी प्रिवेंशन सेंटर के जो CEO हैं राजेश कुमार, उन्होंने ये बात कही हुई है। ये कल की न्यूज़ है। इसी न्यूज़ से रिलेटेड दूसरी आज की न्यूज़ है। जो AEPS फ्रॉड जो है वो 11% है। AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, जो ये कंट्रीब्यूट करता है 11% टोटल नंबर ऑफ साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर में ये आता है। और ये जो एनालिसिस है ये इसको किया गया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा, ठीक है, I4C के द्वारा ये बात कही गई है। मेनली इसमें ये 2023 का ये आंकड़ा इन्होंने यहाँ प्रेजेंट किया है। ये भी 23 की बातें, तो आपके लिए क्वांटिटेटिव डेटा और अलग अलग डायमेंशन है। एरिया इन्होंने बताया कि बिहार झारखंड के साइड में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिली हैं। अब देखिए, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे आप आधार से कनेक्ट होते हैं, जैसे आपका अकाउंट तो मिनिमम 50,000 तक अगर वो चाहे तो बिना OTP के, बिना आपकी परमिशन के अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और इसी का फ़ायदा जो हैकर्स हैं वो उठाते हैं। अगर आपके आधार की डिटेल मिल गई और अपने आधार को आधार ऐप में जाके अगर आपको डिसेबल नहीं किया है तो ये किसी के साथ ही घटना हो सकती है और हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस है आधार के साथ, बैंकिंग सर्विस है आधार के साथ। और इसका यूज़ करके ही आपने देखा होगा कि छोटे लेवल पे जो एरिया है जहां आधार के थ्रू पैसा डिपॉजिट किया जाता है बैंक में, बिना बैंक में जाए, वो इसी सर्विस के ऊपर काम करता है। कुछ एक इसके फ़ायदे हैं, लेकिन इसका एक लूप होल है और जिसका फ़ायदा जो है हैकर्स उठाते हैं और जो फ्रॉड हो तो हायर लेवल पे इस फ्रॉड को अंजाम दिया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल, मेघालय के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उन्होंने बात करने से मना कर दिया है। देखिए, एक HNLC एक बैंड आर्म ग्रुप है मेघालय का, जो ऑलरेडी विड्रॉ कर चुका था और वो पीस टॉक में था सेंटर के साथ, लेकिन ये 1992 में बना था और
इनका भी वही टारगेट था कि मेघालय को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है, ये बात ये कर रहे थे। लेकिन इसके जो चेयरमैन हैं बॉबी मॉर्विन और जनरल सेक्रेटरी सैनुकर नोगांट्रे, ये कह रहे हैं कि हम लोगों से जो कमिटमेंट किया गया था वो उसको फुलफिल नहीं किया गया, और इसी वजह से जो ये पीस टॉक है हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि इससे पहले भी पीस टॉक से रिलेटेड न्यूज़ आई थी कि मेघालय का जो सबसे बड़ा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है इवन असम का, उसने भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये चैलेंज रहता है। रीज़न ये है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर 50 प्लस जो है एथनिक रेबल ग्रुप हैं, और उसकी जो लोकेशन है एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो उसको सपोर्ट करती है। वो मेघालय के साथ म्यांमार के साथ ओपन बॉर्डर है मेघालय का, और आगे अगर आप देखें चीज़ों को बढ़ाएं तो चाइना का वहाँ सपोर्ट है। अलग अलग इथनिक ग्रुप हैं, और अलग अलग वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इथनिक ग्रुप की जो सोवर्निटी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और इस वजह से कभी ये कम्प्रिहेंसिव एक कंट्री के रूप में अपने आप को नहीं देख पाते, और इसीलिए जो चैलेंज है ये क्रिएट होता है। अब एक इसको और कम्प्रिहेंसिव पॉलिटी के टर्म में अगर समझें कि आखिर रीज़न क्या है, ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है अभी भी अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। किसी भी लोकल किसी भी पीपल को जब तक बिलीव नहीं होगा और आपके ऊपर मीन्स नेशन के ऊपर, तब तक वो आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। और जो ये कन्फ्लिक्ट है ट्रस्ट का, ये इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वहाँ के जो एथनिक ग्रुप हैं वो एक दूसरे पे बिलीव नहीं करते। दूसरा कि जो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मॉडल्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ बनाई गई हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। उनका वर्क उनको इसलिए इंडिपेंडेंट दिया गया था कि जो अपने वो कल्चरल इथनिक जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफ़िल कर पाएँ। लेकिन ये उसके अपोजिट पे चीज़ें चली जाती है, और वो अपनी आइडेंटिटी को दूसरी की आइडेंटिटी के साथ वो देखते हैं कि ये क्रैश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और ये एक मेन रीज़न है कि इंसर्जेंसी जो है आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगी। तो ये पूरा आर्टिकल है, इसको मैंने अटैच कर दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। कल पीएम ने लॉन्च किया है लक्षद्वीप के अंदर इंटरनेट केबल प्रोजेक्ट, जो कोची लक्षद्वीप सबमरीन OFC KLI प्रोजेक्ट है। तो ये जो प्रोजेक्ट है लक्षद्वीप के अंदर जो हमने फाइबर ऑप्टिकल केबल का जो जाल है वहाँ तक पहुँचा दिया है। इससे का फ़ायदा ये होगा कि अब तक वहाँ जो नेट की स्पीड थी वो काफ़ी कम थी, अब वो 100 टाइम फास्टर हो गई, और इसकी जो स्पीड है वो 4G 5G के अप्रॉक्सीमेटली चलने वाली है। इसके अंदर हमने जो बैंडविड्थ ग्रोथ करी, और टोटल जो कॉस्ट आई इसकी वो 1072 करोड़ है। टोटल जो लेंथ है कलेक्टिव केबल की लेंथ है वो 1868 किलोमीटर है। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कभी कभार रख लेनी चाहिए। देखें तो जो केबल के लिए जो स्टेट ओन कंपनी है वो BSNL है, और जो जिस प्रोजेक्ट के अंदर जो टेक्निकल जो एग्जीक्यूशन किया जा रहा है, वो जो कंपनी है वो जो है NEC कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ इसको किया गया है। और इसकी जो फंडिंग है इस पूरे प्रोजेक्ट की वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा इसको किया गया है, इसके अंडर में किया गया है। तो ये कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप इसे देख लीजिएगा। यही बात की गई है हाईलाइटेड। मैंने आपको ये 2 चीज़ें बता दी। डिजिटल और ये सिग्निफिकेंट रोल कहाँ कहाँ प्ले करेगा, तो डिजिटल इंडिया और नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के अंतर्गत ये काम करेगा, जिससे गवर्नमेंट रिलेटेड जो कैपेसिटी है वो बेहतर हो पाएंगी। E-गवर्नेंस, टूरिज़्म, एजुकेशन, हेल्थ, कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ को हम बूस्ट कर पाएंगे, और फर्दर जो वहाँ हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। FTTH या 4G 5G मोबाइल नेटवर्क। अब FTTH का जो फुल फॉर्म है वो यहाँ थोड़ा सा फाइबर टू होम
आपके लिए यूज़फुल है, ये रखिएगा। स्पीड जो है वो 2 × 200 गीगा बिट्स पर सेकेंड हो जाएगी, और ये मैसिव लेवल पे अगर आप देखें तो ये हमारे लिए यूज़फुल है। और इससे हम जो है वहाँ के TSP टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को स्ट्रेंथन मिलेगा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस भी आप देख लीजिएगा, और ये ओवरऑल सारी बातें थी यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही। प्रीलिम्स कोर्स क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, उसे भी अवेल करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन सबको समेटते हुए। PDF आपको लिंक में मिल जाएगी, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, और हमारी जो फ़ोन नंबर है वो आपको मिलेंगे, वहाँ से आपको कोई नीड हो आप बिल्कुल हमसे कनेक्ट करिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। किसी स्टेट पीसी से रिलेटेड कोई कंसर्न आ रहा हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, और UPSC से रिलेटेड चीज़ें हमारी कंटिन्यू हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।